नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। आज आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पास किया है, और उस जजमेंट में बहुत सारी जो उलझनें थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड उसको सुलझाया है। और इसका हमारे ये जजमेंट ना तो केवल एडवोकेट बल्कि एक लेमैन के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सती साहूजा जो 71 वर्ष के हैं, वो अपनी पत्नी के साथ उस मकान में रहते हैं जो उन्होंने बहुत साल पहले लोन लेकर बनाया था। और जब ये बनाया था तब उनका बेटा केवल 14 साल का था। बाद में उनके बेटी की शादी होती है 94 में, 1994 में। और वो फर्स्ट फ्लोर पर अपनी वाइफ के साथ रह रहा होता है। 2014 में दोनों के बीच में खटपट होता है और वो शिफ्ट कर जाता है किसी और कमरे में, अपना किचन भी अलग कर लेता है। और 2014 में ही वो अपनी पत्नी के खिलाफ डिवोर्स का पिटीशन फाइल करता है। उसके बाद उसकी पत्नी अगले साल एक कंप्लेंट फाइल करती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत। और उसमें वो अपने पति, अपने सास और ससुर तीनों को पार्टी बनाती है। और उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट में एक इंटरीम ऑर्डर पास होता है, एक अंतरिम आदेश पास होता है, जिसमें ये आदेश दिया जाता है कि उसको उस घर से नहीं निकाला जाएगा और उसको उस घर में रहने दिया जाएगा। इसके बाद सती साहूजा एक सिविल सूट फाइल करते हैं जिसमें वो ये मांगते हैं, अपने बहू के खिलाफ करते हैं, और वो ये मांगते हैं कि उसका जो फर्स्ट फ्लोर का कब्जा उनकी बहू के पास है उसको वापस दिलवाया जाए। और इस केस में फिर वो अपना रिप्लाई फाइल करती है बहू, और उसके बाद एक एप्लीकेशन लगाते हैं सती साहूजा, और जिसको ऑर्डर 12 रूल 6 का एप्लीकेशन कहते हैं। और उसके तहत एडमिशन की बेसिस पर उस बहू ने एडमिट किया था अपने पिटीशन में, अपने सेक्शन 12 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के पिटीशन में, और यहाँ पे की मलकियत सती साहूजा की है। तो उसकी बेसिस पर वो डिक्री हो जाती है और उसको खाली करने का आदेश दिया जाता है जो 12 दिन के अंदर। इसके बाद बहू इसकी अपील फाइल करती है हाई कोर्ट में, जहां उसका मेन आर्गुमेंट ये होता है कि चूँकि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसको जो घर है, जो मकान है, वो शेयर्ड हाउस होल्ड है और साझा गृहस्थी का जगह है। इस वजह से उसका अधिकार है उसमें रहने का, और एक इंटरिम ऑर्डर भी उसके पास है। इसलिए जो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने डिग्री फाइल पास की है वो गलत है। हाई कोर्ट के सामने जो मुद्दा होता है केवल इतना होता है कि क्या ऑनर की बेसिस पर दूसरे पार्टी के रेजिडेंस के राइट को कंसीडर किए बगैर और केवल एडमिशन के आधार पे जो डिग्री पास की गई है वो सही है या गलत है। इस हाई कोर्ट ये मानती है कि बगैर उसके राइट को कंसीडर किए हुए, जो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत है और जिसका इंटरिम ऑर्डर भी उसके पास है, जो ऑर्डर डिग्री पास किया है सिविल कोर्ट ने वो गलत है, और उसको सेटिसाइड कर देती है, निरस्त कर देती है, और केस को रिमांड बैक कर देती है सिविल ट्रायल कोर्ट के पास कि आप उसके अधिकार को कंसीडर करके फिर एक ऑर्डर पास कीजिए। अब सती साहूजा के पास सुप्रीम कोर्ट जाना है। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट का ये कहना था कि जब तक यह डिसाइड नहीं हो जाता कि पीड़िता बहू वाकई में घरेलू हिंसा की शिकार है या नहीं, और तब तक ये उसका जो अधिकार है उस मकान में रहने का, शेयर्ड हाउस होल्ड में, वो रहेगा। और इसलिए इंटरिम ऑर्डर जो पास किया गया है वो गलत है। जो डिग्री पास किया गया है गलत है, और मजिस्ट्रेट के इंटरिम ऑर्डर को कंसीडर करके ही उसको अधिकार को डिसाइड करके ही ये पास करना चाहिए डिग्री। अगर ट्रायल कोर्ट किसी भी इविक्शन पिटीशन का ऑर्डर पास करती है तो उसमें डाइवोर्स होने तक एक सुटेबल अल्टरनेट एकोमोडेशन का इंतज़ाम करना होगा। हाई कोर्ट का ये कहना था कि अगर ट्रायल कोर्ट फिर भी ये मानती है कि डिक्री पास करना और इविक्शन ऑर्डर पास करना वाजिब है, तो उसको उस पीड़िता को या जो उस बहू है उसके लिए एक ऑल्टरनेट एकोमोडेशन का इंतजाम करना होगा, और 6 महीने के अंदर करना होगा। ये कह के हाई कोर्ट रिमांड बैक कर देती है उस केस को ट्रायल कोर्ट के पास। सती साहूजा चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जो सबसे बड़ा इशू था
वो ये था कि क्या जो घर जिसकी बात हो रही है वो शेयर हाउस होल्ड है या नहीं। सतीश आहूजा के वकील का ये दलील था, उनका ये कहना था कि चूंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उनकी स्व अर्जित प्रॉपर्टी है, इसलिए ये शेयर हाउस होल्ड नहीं है। क्योंकि जब वो खरीदा था तब उनका बेटा 14 साल का था और इसको खरीदने में किसी से कहीं से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया था, इसलिए ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं कही जा सकती। और शेयर हाउस होल्ड होने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो या तो हस्बैंड का होना चाहिए या हस्बैंड के द्वारा किराए पे लिया हुआ होना चाहिए, या कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो उसमें हस्बैंड का शेयर होना चाहिए। और वो खासकर एक सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच की जजमेंट है एस आर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा पे रिलाई करते हैं। और 2 जजेस के बेंच ने इस जजमेंट में जो एस आर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा का जजमेंट था उसमें ये कहा था कि वाइफ को 17 सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के तहत जिस घर में रहने का अधिकार है या मांग सकती है वो उसके पति का या पति के द्वारा किराए पे लिया गया हो या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जिसमें पति एक मेंबर। ऑल्टरनेट एकोमोडेशन या केवल केवल इस पार्टी के या ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की बात जो है उसको वो कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट में कहती है कि हाँ अल्टरनेट एकोमोडेशन का अधिकार है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इसका प्रोविज़न भी है, और अगर वेमेन को प्रोटेक्शन मिलता है तो उसको एक ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की दिया जा सकता है, और यहाँ तक उसका अधिकार है वो किसी खास प्रॉपर्टी में जो उसके फादर इन लॉ का है उसमें अपना अधिकार लगाकर और उसमें राइट टू रेजिडेंस की बात नहीं करती है। सतीश आहूजा जो अब उसमें एक मुद्दा ये भी होता है जो कि सही सतीश आहूजा के वकील का कहना है कि सतीश आहूजा रिस्पोंडेंट के परिभाषा में नहीं आते हैं, इसलिए उनका जो ये शेयर होल्ड प्रॉपर्टी है, जो ये शेयर हाउस होल्ड की बात है वो नहीं होगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो सवाल थे उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वो शेयर हाउस होल्ड की परिभाषा में वो घर आता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को बहुत डिटेल से स्टडी किया और कुल मिला के 8 क्वेश्चंस बनाए और उन 8 क्वेश्चंस का जवाब दिया, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही था कि क्या शेयर हाउस होल्ड केवल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जिसमें हस्बैंड की हिस्सेदारी है या जो कोई प्रॉपर्टी जिसमें केवल हस्बैंड की मलकियत है या उसने किराए पे लिया है वही होगा, या इसके अलावा कोई और भी आता है। तो इसको डिसाइड करने के लिए जो एक डिफिनीशन है शेयर हाउस होल्ड का, साझी गृहस्थी का जो एक डिफिनीशन है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन एस में दिया हुआ है कि शेयर हाउस होल्ड को डिफाइन करने का मैं कभी भी हस्बैंड, इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे कहीं हस्बैंड वर्ड यूज नहीं किया गया है। शेयर जो सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है वहाँ हमेशा रिस्पोंडेंट वर्ड यूज़ किया गया है, और रिस्पोंडेंट के साथ या उसमें ये कहता है कि वो रिस्पोंडेंट के साथ जिस जगह पे वो अकेले या उसके साथ रहती है या घरेलू रिश्ते और उस घरेलू रिश्ते में रहती है तो पीड़िता के साथ ये चाहे वो जॉइंट फैमिली में हो या जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी हो या कोई और प्रॉपर्टी हो उसमें रहती है, तो एक कंडीशन ये होता है। तो डिफिनीशन का जो 2 भाग है तो दूसरे भाग में दूसरा जो पार्ट है उसके 2 भाग हैं कि उसमें एक ये कहता है कि जो एक तो पहला उसमें उसके साथ रहना चाहिए, उस पीरियड किसी न किसी पीरियड में उसके साथ रहना चाहिए। दूसरा ये है कि जो एग्रीड पर्सन और रिस्पोंडेंट की बात कर रहा है, दूसरा जॉइंट उसके राइट से, उसके मलकियत से, प्रॉपर्टी की मलकियत किसकी है इसका कहीं जिक्र नहीं होता है इस डिफिनीशन में। वो केवल ये बात कहता है कि वो उसमें रहना चाहिए और किसी न किसी फेज़ में अकेले रहे या अपने हस्बैंड के साथ रहे, उस मकान में रहना चाहिए, और मकान की मलकियत किसी के पास किसी की भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जिस घर का जिक्र कर रहे हैं और सतीश आहूजा का जो घर है वो शेयर हाउस होल्ड है, चूँकि पीड़िता ने अपने कंप्लेन में ये लिखा है या अपने रिप्लाई में लिखा है, सूट के रिप्लाई में लिखा है कि वो उस मकान में रहती थी और ये बात एडमिटेड फैक्ट भी है कि वो रहती थी, और जो उसने कंप्लेन फाइल किया है
सेक्शन 12 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के, उसमें उसने एलिगेशंस लगाए हैं अपने अपने ससुर और सती साहूजा के खिलाफ, और उसके रिलीफ भी मांगा है। तो ये चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं कि वो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट के डिफिनीसन में सती साहूजा आते हैं, और वो एक फेज़ में, या आज भी वो रह रही है उस मकान में, तो इसलिए वो शेयर हाउस होल्ड हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, वो जिसपे सती साहूजा के वकील ने इम्फेटिकली ने रिलाई किया था कि एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा के जजमेंट को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या वो जजमेंट में जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है वो सही है या नहीं। एसआर बत्रा के केस में सेक्शन 2C के डिफरेंट एस्पेक्ट को, डिफरेंट पार्ट्स को पूरी तरीके से विचार नहीं किया गया, और ये निर्णय दिया गया कि प्रॉपर्टी हस्बैंड का होना चाहिए, हस्बैंड के द्वारा किराए पे लिया होना चाहिए, या अगर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो हस्बैंड की उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सती साहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा वाले मैटर में ये कैटेगरिकली कहा कि जो लॉ लेट डाउन हुआ है एसआर बत्रा के केस में वो सही नहीं है और वो करेक्ट लॉ नहीं है। अगर सेक्शन 19, उसके बाद एक और जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम किया और उसका जवाब दिया कि क्या अगर सेक्शन 19 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोई इंटरिम या फाइनल ऑर्डर पास होता है तो क्या वो सिविल कोर्ट की प्रक्रिया को पे प्रभाव डालेगा, या उसके बाद उस ऑर्डर के वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो केस चल रहा है उसके चलते हुए सिविल कोर्ट में कोई प्रक्रिया चल सकती है, सिविल प्रोसीडिंग चल सकती है या नहीं। तो इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि इस केस में मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 12 के तहत एक अंतरिम आदेश पास किया था और कंप्लेनेंट को घर से नहीं निकाला जाएगा, ये कहा था किसी इस्टेब्लिश्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 में स्पेसिफिक प्रोविज़न डाला गया है कि उसको निकालने के लिए आपको इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ के जरिए ही निकाल सकते हैं। इवन कि जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था सेक्शन 9 सती साहूजा के खिलाफ और जो उसके बेटे और वाइफ के खिलाफ, तो उसमें भी ये कहा था कि विदाउट रिजॉर्टिंग, बिना किसी इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ को अपनाए हुए आप उसे नहीं निकाल सकते। तो और सेक्शन 19(2) का भी ये स्पेसिफिक प्रोविज़न है और इसमें एग्रीड पार्टी घर से निकालने का प्रावधान है 17(2) में एग्रीड पार्टी को निकालने का प्रावधान है, लेकिन वो प्रक्रिया कानून के द्वारा ही हो सकता है। तो इसमें फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने सती साहूजा केस में कैटेगरिकली एक बात कही कि जो प्रक्रिया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत चल रही है और जो प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया, दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रक्रिया है और दोनों का एक दूसरे से कोई बार नहीं है, कोई एम्बार्गो नहीं है कि वो चल रहा है तो ये नहीं चलेगा और ये चल रहा है तो वो नहीं चलेगा। और बस उसने जो एम्फेटिकली एक बात कहा कि उसकी जो वैल्यू है, जो जजमेंट पास हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, चाहे वो इंटरिम हो या फाइनल हो, उसकी जो वैल्यू है उसकी केवल सेक्शन 43 ऑफ एविडेंस एक्ट में जो उसकी रेलिवेंसी है उतनी ही रेलिवेंसी है, उससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि सिविल कोर्ट में जो भी ऑर्डर पास होगा उसके सामने दोनों पक्ष जो अपना एविडेंस डालाएंगे और उस एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद सिविल कोर्ट ऑर्डर पास करती है। तो इस तरीके से ये दलील देकर और ये एक्सप्लेनेशन और रेशियो देकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिविल कोर्ट अपना सेपरेट प्रोसेस चला सकती है और उस पर ऑर्डर पास कर सकती है और वो किसी भी तरीके से किसी ऑर्डर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पास हुआ है उससे बाधित नहीं। अब जो एक बात एक जो सबसे बड़ी बात हमने देखी है यहाँ कि लोगों के जहन में एक डर हो गया है और एक डर बैठ गया है कि उनका ये कहना है कि बहू अब घर पे कब्जा कर लेगी। ये गलत है। ये डर जो है इसको कोर्ट ने भी कंसिडर किया और इस एस्पेक्ट को कि एक बुजुर्ग जो अपना घर बनाता है और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर पे है वो अपनी शांति से जीना चाहता है तो उसके अधिकार को कैसे सुरक्षित किया जाए। पर्टिकुलरली पारा 83 जजमेंट के पारा 83 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही
कि सेक्शन 19 जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें रहने का अधिकार बहू को जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि अजेय अधिकार है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, या जिसको छीना जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, या जिसके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं पास करा जा सकता। और ये कहा कि खासकर जब सास ससुर के खिलाफ बहू कोई मुकदमा कर रही है और ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो सेक्शन 12 में या सिविल प्रोसीडिंग में जो ऑर्डर पास हुआ या ये सिविल कोर्ट जो उसको कंसिडर करेगी, वो दोनों पक्षों के अधिकार को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। एक को न्याय देकर दूसरे के साथ अन्याय करने का प्रयास नहीं होगा, या ये सही नहीं होगा। इस तरह से कोर्ट ने इवन की जो हाई कोर्ट के उस डायरेक्शन के बारे में जिक्र किया जिसमें हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट को ये कहा था कि अगर वो एविक्शन ऑर्डर पास करे रही है बहू के खिलाफ तो उसको अल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, और जब अल्टरनेट एकोमोडेशन का प्रोविज़न है तो फिर बहू भी ये चीज़ कह नहीं सकती कि वो वहीं उसी मकान में रहेगी। जो अल्टरनेट एकोमोडेशन कोर्ट प्रोवाइड करेगी वो उस वहाँ जाना होगा। इस तरीके से ये कोर्ट ने एक बुजुर्गों के अधिकार को सुरक्षित करने का रास्ता बताया। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा एक्ट, केवल पति पत्नी के बीच के लिए नहीं बना है, ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट में है। चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में हो या घर के और जो महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती थी, उन सबको लेकर एक कानून बनाया गया है जिसमें बहुत सारे एंगल हैं। इसको केवल पति पत्नी के बीच और सास ससुर वर्सेस बहू के बीच लेकर नहीं देखा जा सकता। तो ये बहुत ही बेहतर जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये आम आदमी की ज़िंदगी को टच करता है, इसको समझना है। बहुत बढ़िया जजमेंट लिखा गया है, आपको मौका मिलता है आप पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी व्यूज़ हैं अब भी लिखिए कमेंट सेक्शन में जाकर, जिससे कि मुझे आपका व्यू पता चले और मैं उसको रिप्लाई करूं और मुझे आप कुछ नई बात जानने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।